हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए, सामान्य हिंदी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भाग 30 है आज। और इसमें भी देखेंगे सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। काफ़ी महत्वपूर्ण सामान्य हिंदी की ये सीरीज है जिसमें मैं आपके लिए एमसीक्यूज लाता हूँ सामान्य हिंदी के। और यूके ट्रिपल एससी के समस्त एग्ज़ाम, सी टेट, यू टेट और अन्य परीक्षाएं, जैसे अभी आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है, तो वहाँ पर भी सामान्य हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 25 नंबर की पूरी सामान्य हिंदी पूछी जानी है आपकी एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में। तो जितने भी एस्पिरेंट्स इस चैनल से जुड़े हैं और जिन लोगों ने एसएससी जीडी का फॉर्म फिलअप किया है, तो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक है सामान्य हिंदी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। ठीक है, पार्ट 30 है आज। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिए और साथ ही हिंदी के जो भी डिस्क्रिप्टिव टॉपिक हैं इसके अलावा उनको भी आप वॉच कीजिए हिंदी वाली प्लेलिस्ट में। तो चलिए शुरू करेंगे। सामान्य हिंदी भाग 30। अच्छे से सभी क्वेश्चनों को समझिए, देखिए, और एग्जाम दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्नोत्तर हैं। तो पहला है, देखिए, बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। उन्हें सुनने और बोलने की आज़ादी हो, कविताएं याद हो, उन्हें मुहावरे याद हो, वे किसी वक्ता के साथ रहते हों। ठीक है, तो बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए सबसे आवश्यक ये है कि उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, देखिए, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो क्या कहा जाता है। तो वर्णों का एक ऐसा समूह जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है क्या कहलाते हैं। शब्द, वर्ण, वर्ण समूह या वक्तव्य। ठीक है, तो वर्णों का एक ऐसा समूह जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है वो कहलाता है शब्द। ठीक है, ध्यान रखेंगे। शब्द, जैसे देखिए कोई भी शब्द आप ले लीजिए। मैं बात करूँ, रा रा एक वर्ण है और मौ। ठीक है, तो राम, और जब राम और जुड़ जाता है तो राम बनता है, तो राम क्या हो गया, एक सार्थक शब्द हो गया। ठीक है, और ऐसे ही आप समझ पाए होंगे यहाँ पे वर्णों का समूह हमेशा एक निश्चित अर्थ बनाता है तो वो शब्द होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं। तो ऐसे कथन जो आपस के व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं अनौपचारिक कथन, औपचारिक कथन, प्रासंगिक कथन या तर्कसंगत कथन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनौपचारिक कथन। ठीक है, आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाले कथन कहलाते हैं अनौपचारिक कथन। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है। ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, समन्वय या माधुरी। तो दी गई जितनी भी पत्रिकाएं हैं इनमें से हिंदी प्रदीप पत्रिका का संबंध है इलाहाबाद से। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर है। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। तो ये काफ़ी बार पूछा गया है, प्रीवियस एग्जाम्स में भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सरस्वती पत्रिका के संपादक बताना है आपने। ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी या बालमुकुंद गुप्त। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगर देखिए, बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। ठीक है, तो बिना पढ़ा हुआ अंश, इसके लिए एक वाक्यांश बताना है आपने। अपठित, अपभ्रंश, मौलिक या अपठनीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपठित। भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। तो भाषा शिक्षण के अंतर्गत जो वर्तनी संबंधी गलतियां होती हैं उसका निवारण कैसे हो। ऑप्शन आपके सामने है। वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर, त्रुटियों का प्रकार गिनाकर, वर्तनियों के बारे में कुछ बातें बताकर या त्रुटियों की उपेक्षा कर। ठीक है, तो सिंपली इसका आंसर तो दे सकता है जो भी स्टडी करते हैं, वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर ही भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों को सही किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, रामचरितमानस में कांड का सही क्रम कौन सा है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप देख लीजिए ऑप्शन। रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने लिखी थी, इसमें जो भी कांड हुए थे उनका सही कालानुक्रम बताना है आपने। ठीक है, तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन बी। सबसे पहले हुआ था बाल कांड, उसके बाद होता है अयोध्या कांड, फिर होता है सुंदर कांड, फिर होता है लास्ट में लंका कांड। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। एक बार फिर से आप देख लीजिए, बाल कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड और फिर लास्ट में लंका कांड। नेक्स्ट देखिए, पराधीन सपने हूँ सुख नाही किस रचनाकार की पंक्ति है। तो ये भी काफ़ी एग्जामों में पूछी जा चुकी है पूर्व में। पराधीन सपने हूँ सुख नाही, मतलब पराधीनता में कोई सुख नहीं होता, मतलब गुलामी में कोई सुख नहीं मिल पाता। ये रचना किसकी है, कबीरदास, रैदास, सूरदास या ऑप्शन डी तुलसीदास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं ये। वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है।
तो देखिए क्रिया विशेषण पे मैं डिस्क्रिप्टिव वीडियो दे चुका हूँ आपको। मैंने उसमें विशेषण, क्रिया विशेषण के प्रकार भी आपको बताए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है परिमाणवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक या रीतिवाचक। तो वह थोड़ा बीमार है, वह बीमार है लेकिन कैसा, थोड़ा, कहीं ना कहीं क्या निकल रहा है, एक परिमाण निकल रहा है। ठीक है, कि थोड़ा सा बीमार है, अभी पूरा नहीं है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है? तो अमृतलाल नागर जो कि साहित्यकार हैं हिंदी के, और इन्होंने किस उपन्यास में तुलसीदास की जो जीवन कथा है उसको अपना आधार बनाया है? बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर, मानस का हंस, अमृत और विष। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मानस का हंस। निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? ठीक है, तो ये तो सिंपली आपको आना चाहिए। इनमें से कौन सा जो शब्द है उसमें कोई भी मात्रा का यूज नहीं हुआ है? ठीक है, तो सिंपली आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे होंगे, ऑप्शन सी सही आंसर है। कलरव जो शब्द है इसमें कोई भी मात्रा नहीं है, इसलिए ये अमात्रिक शब्द है। तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए में कौन सा अलंकार है? ये काफ़ी बार पूछा जाता है प्रीवियस एग्जाम में। आप देख लीजिए, उत्तराखंड समूह गौ हो या एसएससी का एग्जाम हो जहाँ पे हिंदी पूछी जाती है, अन्य कोई भी एग्जाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है, लाइक सी टेट, यू टेट या बीएड इंट्रेंस एग्जाम जो होता है। ठीक है, तो तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, इसमें अलंकार है ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार। मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? श्री राम शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा या राहुल सांकृत्यायन। तो इसका सही आंसर है मेरी तिब्बत यात्रा, ये लिखी है राहुल सांकृत्यायन जी। देखिए, राहुल सांकृत्यायन जी हिंदी साहित्य के ऐसे कवि हैं जिनकी ज़्यादातर रचनाएं यात्रा संस्मरण पे आधारित हैं। ठीक है, इसलिए इनको महापंडित भी बोला जाता है। इनके बचपन का नाम पूछा गया था एक एग्जाम में, आप याद रखें। इनके बचपन का नाम था केदार पांडे। ठीक है, ध्यान रखिए, केदार पांडे इनके बचपन का नाम था, और महापंडित भी इनको बोला जाता है। अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा इनकी महत्वपूर्ण रचना है। तो अपनी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के लिए जाने जाते थे राहुल सांकृत्यायन। काफ़ी इन्होंने यात्रा पे ही अपनी रचनाएं दी है, जैसे मेरी तिब्बत यात्रा, हिमालय परिचय हो गया, इसके साथ साथ किन्नर देश की यात्रा हो गई। ठीक है, तो ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। नेक्स्ट देखिए, हे राम तुम कहाँ हो, वाक्य में कौन सा कारक है? ठीक है, तो हे राम तुम कहाँ हो, इस वाक्य में कारक बताना है आपने। देखिए, कारक पे मैं वीडियो दे चुका हूँ, तो आपको बताना है इसमें संबंध कारक, अधिकरण, संबोधन या अपादान। ठीक है, तो हे राम के आगे जो चिन्ह लगा है, इस चिन्ह से आप समझ पाए होंगे इसमें संबोधन कारक है। ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर है, इसमें संबोधन कारक है। संबोधन कारक का ही ये पहचान है कि उसके आगे संबोधन संबंध बोधक चिन्ह होता है हमेशा। जैसे हे राम, अरे, छी छी, ऐसे जो जो शब्द यूज होते हैं यहाँ पे हमेशा संबंध बोधन कारक होता है। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या इनमें से कोई नहीं? तो बुढ़ापा जो शब्द है ये भाव प्रकट करता है, तो इसमें हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। उपकूल में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास या तत्पुरुष समास? तो उपकूल जो शब्द है इसमें है अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्यय लगा है इसके आगे, तो अव्ययी भाव समास हो गया। वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? समास, अव्यय, उपसर्ग या प्रत्यय। ठीक है, तो इसका सिंपली आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, मैंने अभी हाल में आपको एक डिस्क्रिप्टिव टॉपिक दिया था, क्रिया और इसके भेद। तो क्रिया का मूल रूप होता है धातु, मैंने आपको बताया था। ठीक है, और धातु के अंत में जोड़ा जाता है प्रत्यय, तो क्रिया बनती है। तो क्रिया बनने के लिए धातु और प्रत्यय दोनों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल भी दिया था मैंने आपको, उठना। ठीक है, उठना जो शब्द है, क्रिया है, इसमें देखिए जो धातु है वो उठ धातु लगी है, और अना ये प्रत्यय हो गया, तो इससे बन गया शब्द क्या? उठना। ठीक है, समझ पाए होंगे। भेजे मन भाव के उधव के आवन की सुधी, ब्रज गावन में पावन जबे लगी। ठीक है, तो भेजे मन भावन के उधव के आवन की सुधी, ब्रजी गावनी में पावन जबे लगी। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ऐसी पंक्तियां याद रखना संभव नहीं हो पाता, तो इनको आप रटकर ही ऐसे क्वेश्चन याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कविता लिखी है, ये पंक्तियां लिखी हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, जगन्नाथ दास रत्नाकर। डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? ठीक है, तो किस युग को डॉक्टर नगेंद्र जी ने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? भारतेंदु युग, भक्ति काल, रीति काल या छायावाद? ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, छायावाद को बोला है इन्होंने।
स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। कौन सी वर्तनी शुद्ध है? विशेष, विशेष, विशेष। तो आपने बताना है इसमें से कौन सा विशेष शुद्ध वर्तनी में दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। मैथिली शरण गुप्त ने इनमें से कौन सी रचना नहीं लिखी है? साकेत, कामायनी, जयद्रथ वध या यशोधरा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कामायनी को छोड़कर सभी मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं हैं। कामायनी जो रचना थी ये जयशंकर प्रसाद जी की है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष या बहुव्रीहि। तो चौराहा मतलब चार राहें। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है, संख्या बोधक समास होता है द्विगु समास, जैसे चौराहा, नवरात्र। ठीक है, ध्यान रखेंगे। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? लिखाई, हानिकारक, उपकार या अपनापन। तो कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपकार, ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन है, औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? तो औंधी खोपड़ी जो मुहावरा है इसका अर्थ बताना है आपने सही। मूर्ख होना, कुछ निर्णय न कर पाना, किंकर्तव्य विमूढ़ होना और झगड़ालू होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा औंधी खोपड़ी मतलब बिल्कुल ही डल, चौपट। ऑप्शन ए सही आंसर है, मूर्ख होना। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। सो गाइस, ये था सामान्य हिंदी पार्ट 30। देखा हमने यहाँ पे कुछ हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन गलत है, कोई त्रुटि या कोई भी डाउट्स होते हैं आपके, तो कमेंट कर सकते हैं। साथ ही फेसबुक पेज को ज्वाइन करना ना भूलें। और बताना चाहूँगा आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी। वहाँ पर भी उत्तराखंड संबंधी वरीयस कोर्स चल रहे हैं, तो उनका लाभ उठाएं। और अनअकैडमी पर फॉलो करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है अपनी अनअकैडमी प्रोफाइल का। सिंपली आप उसको क्लिक करके जा सकते हैं प्रोफाइल पे। साथ ही बोलना चाहूँगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथ ही लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। कमेंट कीजिए और कोई भी डाउट्स होते हैं तो हमारे फेसबुक पेज पे मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं आप। फेसबुक पेज जो है हमारा वो भी देवभूमि करियर पॉइंट के नाम से ही है, तो सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेहनत करें, एसएससी जीडी वाले खासकर हिंदी की सभी वीडियो देखें। मैं उनको बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ ये वीडियोज़ देखें, तो इसका काफ़ी लाभ मिलेगा आपको जब पेपर दे के आएंगे। ठीक है, तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ध्यान दीजिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।